Assalamu alaikum. This is the first chapter of class second year, that is respiration. In this topic, we will study about the process of respiration, that what's basically the respiration mean and how does it work. आज का जो हमारा चैप्टर है वो सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है, जिसको हम कहते हैं चैप्टर रिस्पायरेशन। नाम इसका है रिस्पायरेशन। तो नाम से जाहिर है कि इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन को पढ़ेंगे और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें इस चैप्टर के बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस रिस्पायरेशन पर एक नोट लिख लेते हैं कि रिस्पायरेशन कहते हैं किस चीज़ को है और इसमें होता क्या क्या है। तो रिस्पायरेशन जो है ये हमारे पास लैटिन वर्ड स्पायरेटिनम से निकला है, जिसका मतलब है ब्रीथिंग। जिसका मतलब है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग एक काम है। ब्रीथिंग इज अ वर्क विच इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। बायोलॉजी में जहाँ पे भी ION आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है कोई प्रोसेस, और प्रोसेस के लिए हमारे पास फिर अपना एक सिस्टम होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, और जो ह्यूमंस में है उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इस चैप्टर में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी पढ़ेंगे, उस अपर और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, फिर उसके डिजीजेस को और रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। तो रिस्पायरेशन जो है ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है रिस्पायरेटिनम, जिसका मतलब है ब्रीथिंग। जिसका मतलब है ब्रीथिंग। तो रिस्पायरेशन जो ये प्रोसेस है और ब्रीथिंग इसका काम है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन आता है, और सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन अगर आप नाम से ही हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन क्लियर है कि सेल हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल के लिहाज से जो रिस्पायरेशन होती है उसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इनसाइड द सेल्स। रिस्पायरेशन ये हमारे पास एक रिडॉक्स प्रोसेस है सेल के अंदर, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी वो प्रोड्यूस होती है एटीपी की सिंथेसिस में, फिर वो देती है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी में जो हम पेट्रोल डालते हैं वो उसकी ग्लूकोज है, यानी कि वो उसका ऑर्गेनिक फूड है। जब वो उसको कंबशन करेगा तो उससे हमारे पास मुख्तलिफ वर्क होंगे, यानी कि मोबिलिटी और लाइट्स वगैरह या साउंड वगैरह वो प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह ह्यूमन के बॉडी में जो ऑर्गेनिक फूड होगा वो हमारे पास ग्लूकोज होगा। जब हम ये हमारे पास पेट्रोल का काम करते हैं, जब हम ये लेंगे जो खुराक है, वो ऑर्गेनिक फूड जब ऑक्सीडाइज होगा तो उससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो फिर हम मुख्तलिफ काम में सर अंजाम देते हैं। या इसकी हम दूसरी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिस्पायरेशन हमारे पास फूड सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन है, जिसमें हमारे पास लिविंग सेल्स में एनर्जी रिलीज होती है। इसकी एक रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, और हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर एंड एनर्जी। तो ये वाटर हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जबकि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है जो कि हाइड्रोजन को ले रहा है, और एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में कोई भी चीज़ बिला वजह पैदा नहीं की है। अगर रिस्पायरेशन प्रोसेस है तो उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस भी है और अपना एक काम भी है। काम इसका ये है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है और एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास।
जबकि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिलीज कर रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ respiration. ये देखे in this process energy is produced according to the need of organisms and waste product like carbon dioxide is also released. अब respiration की हमारे पास टाइप्स है। बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन की बेसिकली दो टाइप्स है और फर्दर इसका रेस्पिरेशन के अदर टाइप्स भी है जिसको हम गैसियस एक्सचेंज में शुमार करते हैं और वो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की जो बेसिक टू टाइप्स है वो हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। पेपर में अक्सर औकात एरोबिक और एनारोबिक की डिफरेंसेस भी आ जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और इसमें हमारे पास जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, ब्रेक डाउन होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इसमें हमारे पास विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कंपैरेटिवली टू द एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। यानी कि जो एनारोबिक होते हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में कम होता है और जो एरोबिक है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आपको मैंने बताया कि फिर रेस्पिरेशन के अदर टाइप्स भी है जिसको हम गैसियस एक्सचेंज में शुमार करते हैं, यानी कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे पास पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के अदर टाइप्स में शुमार होते हैं यानी कि सब टाइप्स में, जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम कहते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडीज एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बॉडी के इनसाइड जो गैसेस है यानी कि इनसाइड एनवायरनमेंट की जो गैसेस है उस गैसेस के अदल बदलाव को एनवायरमेंटल यानी एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के साथ आउटसाइड जो हमारा सराउंडिंग है उसके साथ थ्रू द स्किन एंड लंग्स एंड गिल सर्फेसेस, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन इस तरह होता है कि हमारे पास सबसे पहले आप ये समझे कि बॉडी के अंदर जो बॉडी सेल्स होते हैं उसके अंदर जो कैविटी होती है वो बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट होती है और उस कैविटी के आउटसाइड यानी कि उस सेल के आउटसाइड जो कैविटी जो रीजन है उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस पेज को फॉर एग्जांपल ले लें कि ये जो पेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी जो ये इनर सराउंडिंग है यानी कि एक ये लाइन है और ये एक लाइन है, तो इस बॉडी की अंदर की जो ये कैविटी है जहां पर ये रिटन फॉर्म में ये नोट्स मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ दिस पेज। और इससे इर्द गिर्द जो हमारे पास ये वाली सराउंडिंग है तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द पेज। तो इस तरह बॉडी में भी बॉडी फ्लूइड और बॉडी ब्लड लिम्फ और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंज होती है यानी कि यहाँ से यहाँ के दरमियान जो एक्सचेंज होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी सेल्स एंड फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। ये बॉडी फ्लूइड यहाँ पर होता है और बॉडी सेल्स यहाँ पर होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ये कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसमें हमारे पास सिंपल वो मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी वो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस यानी कि सरफेस है बस वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के जरिए अपना रेस्पिरेशन का काम सर अंजाम देते हैं। जबकि ह्यूमंस में और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हमारे पास वो नहीं होते, क्या कहते हैं हम, वो इतनी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो थ्रू डायरेक्ट सरफेस डिफ्यूजन नहीं करते, उनके लिए अपना एक स्पेसिफिक पाथवे होना चाहिए उस सिस्टम के लिए। तो वो सिस्टम हमारे पास फिर कंपोनेंट्स जब कंबाइंड होते हैं यानी कि ऑर्गन्स कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिसमें हमारे पास इंक्लूड होता है नोज और नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अल्वेलाई, ये इनमें मौजूद होती है और ये हमारे पास ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं।
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे आगे का चैप्टर में आएगा, हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और उसमें हमारे पास इसके बाद रेस्पिरेटरी सर्फेस है और रेस्पिरेटरी डिजीजेस और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को भी हम पढ़ेंगे। अब दूसरा हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस is the surface of respiratory organ through which gaseous exchange occur. या respiratory surface is the actual surface through which the gaseous exchange occur. Respiratory system में वो खास जगह, वो खास पॉइंट जहां पर gaseous exchange होता है, उस को हम कहते हैं respiratory surfaces. Respiratory surfaces में respiration को efficient बनाने के लिए through the simple process of diffusion उस respiratory surface के कुछ खुसूसियत होनी चाहिए, कुछ खास खुसूसियत प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हमारे पास मंदरजेल है। पहला होगा कि इसका जो मेम्ब्रेन होगा यानी कि इसका जो एपिथेलियम होगा वो बहुत ही बारीक होना चाहिए, क्योंकि जितना ये बारीक होगा उतनी डिफ्यूजन एफिशिएंट होगी। और हमने बेसिकली पढ़ा है कि डिफ्यूजन जो होता है वो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस यानी 1 मिलीमीटर और उससे लेस डिस्टेंस पर असरअंदाज ज़्यादा होता है। यानी कि थिन एपिथेलियम का वो होगा कि द सरफेस थ्रू विच respiratory surface are the sites where gaseous exchange take place by simple diffusion process. For effective diffusion of respiratory gases, the respiratory surface must have the following properties. Number one is that it have to be contain a thin epithelium, because if the surface through which exchange of the gases take place must be very thin walled, so that the diffusion through which the distance through which diffusion take place may be minimum such that 1 मिलीमीटर और लेस। अगर 1 मिलीमीटर या इससे कम की डिस्टेंस होगी तो हमारे पास डिफ्यूजन एफिशिएंट होगा। मोर परमिएबल, परमिएबल का मतलब ये है कि उससे एक जानिब से दूसरी जानिब गैसेस पास होने चाहिए। तो ये बात तो हमारे पास जाहिर है कि अगर एक जगह से एक मेम्ब्रेन से गैसेस पास होगी तो ही डिफ्यूजन होगा ना, अगर पास नहीं होगी तो डिफ्यूजन कैसे होगा। लेकिन अगर वो ज्यादा परमिएबल होगा तो हमारे पास जो गैसेस है वो ज्यादा पास होगी और इजीली डिफ्यूजन होगा। The surface through which exchange of respiratory gases take place must be permeable, so more gases will be diffused or pass through it. Large surface area, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उसमें सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगी तो कम ही टाइम में बहुत सारी गैसेस यानी कि मिकदार में ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगी। अगर उस कंपेरेटिवली अगर उसकी सरफेस एरिया कम है तो कम ज़्यादा टाइम में कम गैसेस एक्सचेंज होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो जो ब्रीथिंग है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। Respiratory surface should have large surface area so that maximum एयर यानी कि जो ऑक्सीजन है इज टेकन इन अंदर जाएगी और एंड मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आउट होगा। और इसका फायदा ये होगा कि जो हमारा ब्लड होगा वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड यानी कि ज्यादातर ऑक्सीजनेट रहेगा और साफ होगा। वेट सर्फेसेस, जो रेस्पिरेटरी सर्फेस है उसको वेट यानी कि मॉइस्ट रखना जरूरी है। वो इस वजह से क्योंकि जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो हमारे पास वेट सरफेस गैसेस जो होते हैं वो वेट सरफेस से इजीली पास आउट हो जाते हैं, जबकि ड्राई सरफेस से इतने इजीली पास आउट नहीं होते हैं। कैपिलरी नेटवर्क, ये देखिए नंबर 4 वेट सर्फेसेस that the respiratory surfaces should be kept moist so that gases exchange occur easily because gases cannot pass through dry surface easily. Number 5 is capillary network. The respiratory surface should possess extensive network of blood capillaries through which blood can pass at an adequate speed. In this way, complete diffusion gradient is maintained, which helps in rapid diffusion of oxygen. जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस होगा उसमें हमारे पास कैपिलरी नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होना चाहिए कि वो हमारे पास जो गैसेस के एक्सचेंज होती है उसको जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए और हमारे पास ब्लड की यानी गैसेस की ट्रैफिक ना बने और ब्लड ब्लॉकेज से बचा जा सके। द सेक्स वन इज वेंटिलेशन, जिसमें हमारे पास है कि जो गैसेस सरफेस होंगे उसमें हमारे पास गुड वेंटिलेशन
मैकेनिज्म बरकरार रखना ज़रूरी है ताकि वो अपनी स्पीड जो होती है वो बरकरार रखे और हमारे पास डिफ्यूजन ग्रेडियंट एंड ग्रोथ द रेस्पिरेटरी सरफेस की जो स्पीड है वो अच्छा हो. There should be a good ventilation mechanism to maintain a steep high diffusion gradients across the respiratory surfaces. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और उम्मीद करता हूँ कि सारे समझ चुके होंगे. अगर कोई मसला हो तो आप आंसर में कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगर किसी ने नोट्स नहीं लेके तो मैं आपको ये दोबारा दिखा रहा हूँ एक बार. Respiration. The word respiration is derived from a Latin word respirationum, which means breathing. Or then additional information is that wherever you see the word ion in biology, it means that it is a process, and the process must have its function, and the function of the respiration is the exchange of gases, which we commonly known as breathing or exhaling. The definition of cellular respiration from the name it is clear that the cellular respiration means that the respiration process on the basis of the cell. So respiration is an oxidation reduction process inside the cell. You can also say that respiration is a redox reaction process inside the cells. It's mean that the one component will be oxidized, and similarly the other components, other compound will be reduced, in which the organic food, for example glucose or everything else, and the organic food and especially it is glucose is oxidized to produce carbon dioxide, water and energy, which used in the synthesis of ATP, or you can define it in the other form like respiration is the oxidation of food substances with the release of energy in living cell. The reaction is that glucose, that's C6H12O6 plus 6O2 is equal enzymes. When it reacts, so it produces 6CO2 plus 6H2O plus energy. The glucose is oxidized over here while the oxygen is reduced. In nature, everything is having its importance. So the importance of respiration is that in this process, the energy is produced to the organism according to the organism needs, and the waste products are also released. Basically, we have two types of cellular respiration, that is the aerobic respiration and anaerobic respiration. A question can arise and can come to you in your paper that differentiate between the aerobic and anaerobic respiration. So you can draw a line in the middle of the paper and on one side aerobic respiration and anaerobic respiration. There are three differences among them. For the first one is its definition, that aerobic respiration is the breakdown of food substances in the presence of oxygen, while anaerobic respiration is the breakdown of food substances in the absence of oxygen. The second one is that in aerobic respiration, the compounds are fully oxidized or break down, while in anaerobic respiration, the compounds are partially break down or oxidized. In aerobic respiration, a large amount of energy is released, while in anaerobic respiration, a small amount of energy is released comparatively to the aerobic respiration. Aerobic respiration is the breakdown of food substances in the presence of oxygen with the release of a large amount of energy, while anaerobic respiration is the breakdown of food substances with the release of a small amount of energy comparatively to the aerobic respiration in the absence of oxygen. We are also having other type of respiration which we include in the gaseous exchange. That's are the external respiration and internal respiration. The exchange of gases between bodies and external environment through the surfaces of skins, lungs, and gills, or we can say through body surface is called external respiration, while internal respiration is the exchange of gases between body cells and body fluid. It's called internal respiration through the blood, limbs, and hemolymph. The respiration in simple animals occur through the general body surface, while in complex animals such as humans, respiration occurs through a specialized system that is called respiratory systems. Then we have the respiratory surface. The respiratory surface is the actual point, the actual place, the actual area of the respiratory system, or inside the respiratory system where the gases exchange take place. The respiratory surface will have specific properties for effective diffusion. Respiratory surface are the sites where the gaseous exchange takes place by simple diffusion process. For effective diffusion of respiratory gases, the respiratory surface must have the following properties: thin epithelium or thin membrane,
The surface through which exchange of gases take place must be very thin walled so that the distance through which diffusion take place may be minimum, such that 1 millimeter or less. More permeable. The surface through which exchange of respiratory gases take place must be permeable so more gases will diffuse or pass through it. Large surface area. Respiratory surface should have large surface area so that maximum air oxygen is taken in and maximum carbon dioxide is given out, and in result our blood is oxygenated. Wet surface. The respiratory surface should be kept moist so that gases exchange occur easily because gases cannot pass through dry surface easily. Capillary network. The respiratory surface should possess extensive network of blood capillaries through which blood can pass and at an adequate speed. The meaning of adequate speed is that it will not create any traffic in the blood capillaries. In this way, complete diffusion gradients is maintained, which helps in rapid diffusion of oxygen. Ventilation. There should be a good ventilation mechanism to maintain a steep, high diffusion gradient across the respiratory surface. So this was our today's topic. I hope you should be understood, uh, and I hope it because I have learned it now. Explaining to you, I have also learned it. So if anyone is having any problem, you can comment or you can ask. The next no, the next topic of the is respiratory system. We will discuss it in the another lecture. Uh, Thank you and most welcome.